चुनावों का बहिष्कार करने वाला है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये 24 जुलाई को दिल्ली में मौलाना गैंग की बैठक का एजेंडा है, जिसका न्योता हर उस राजनेताओं की गलियों तक पहुंच गया है जिसे बीजेपी सरकार के एक्शन से लेकर रिएक्शन तक से बहुत दिक्कत है बुलडोजर कार्रवाई से, जो अवैध मस्जिद और मदरसों को मिट्टी में मिला देती है। दिक्कत है उस यूसीसी कानून से जो कहता है कि हर नागरिक के लिए समान कानून लागू होना चाहिए, ना कि नागरिक के हक को मजहब के कपड़े से ढक देना चाहिए। यही कुछ मुद्दे हैं जो आजकल मौलानाओं को सोने नहीं दे रहे हैं, और इन्हीं दिक्कत परेशानियों के कारण दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें राजनीतिक से लेकर गैर राजनीतिक तक मुस्लिम चेहरे जितने भी हैं उन सबको बुलाया गया है। क्या है इस बैठक का पूरा खेल और इसका यूपी के चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है, आज इसी को गहराई से समझेंगे। जुलाई की दिल्ली बैठक का सच। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं 24 जुलाई को दिल्ली के राजनीतिक मंच पर आखिर कौन सा बड़ा ताना बाना बुना जा रहा है। इस बैठक की रूपरेखा जिस अंदाज में तैयार की गई है वो ये साफ इशारा करती है कि इसका दायरा सिर्फ किसी एक धार्मिक संगठन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार बहुत गहराई से देश की मुख्य धारा की राजनीति से जुड़े हुए हैं। दिल्ली के इस सम्मेलन में देश भर से आए प्रमुख धर्म गुरुओं के साथ साथ उन तमाम राजनीतिक दलों के मुस्लिम प्रतिनिधियों को भी बुलावा भेजा गया है जो केंद्र और राज्य सरकार की वर्तमान नीतियों का खुलकर विरोध करते आए हैं। इस बैठक के आयोजकों का कहना है कि वर्तमान राजनीतिक माहौल में अल्पसंख्यक समाज खुद को उपेक्षित, असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसी सोच के तहत एक साझा मंच तैयार किया जा रहा है जहां से देश भर के मुस्लिम समुदाय को एक निश्चित संदेश दिया जा सके। लेकिन इसके पीछे जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आ रही है वो है चुनावों के बहिष्कार का प्रस्ताव। आपको बता दें कि इस बैठक के अंदर एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी नजर आएंगे तो दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद, और यही नहीं इसके अलावा मदनी भी आपको इस बैठक में नजर आने वाले हैं। इस बैठक में आधिकारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से एजेंडों पर अगर नजर डालें तो मुख्य रूप से 3 बातें सबसे ज्यादा सामने निकल कर आती है। पहली बात ये कि सरकार द्वारा हाल के दिनों में लिए गए सख्त प्रशासनिक फैसले पर सार्वजनिक रूप से असंतोष जाहिर किया जाए। दूसरी बात, आने वाले विधानसभा चुनावों में मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण को रोकने या उसे एकमुश्त किसी विशेष राजनीतिक विकल्प की तरफ मोड़ने की राजनीति बनाई जाए। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए चुनावों के पूर्ण या फिर आंशिक बहिष्कार का रास्ता चुना जाएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव का बहिष्कार करना किसी भी लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। इससे समाज की राजनीतिक भागीदारी कमजोर होती है और आम लोगों का हक प्रभावित होता है। इसके बावजूद ऐसा प्रस्ताव रखना ये दिखाता है कि आयोजक सरकार पर बड़ा राजनीतिक दबाव बनाना चाहते हैं। विपक्षी नेताओं और सांसदों को निमंत्रण भेजना साफ इशारा करता है कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति काम कर रही है। बुलडोजर, यूसीसी और अवैध निर्माण पर रार। अब उस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं जिन्होंने इस पूरी घबराहट और बैठक की नौबत को पैदा कर दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में पिछले कुछ सालों के दौरान प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर कई कड़े कदम उठाए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा में है सरकारी जमीन, न्यूजीलैंड और सार्वजनिक संपत्तियों पर बने अवैध निर्माणों के खिलाफ चलने वाला प्रशासनिक तंत्र, जिसे हम आम भाषा में बुलडोजर कार्रवाई कहते हैं।
जब भी प्रशासन किसी अवैध रूप से बने मदरसे, मस्जिद या किसी दूसरे ढांचे को हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करता है, तो उसे एक पक्ष के द्वारा धार्मिक आस्था पर हमला बताकर पेश किया जाता है। दूसरी तरफ प्रशासन का हमेशा से यही पक्ष रहा है कि कानून के सामने सब कोई बराबर होता है और सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो निर्माण किसी भी धर्म या वर्ग से जुड़ा हुआ क्यों ना हो। बुलडोजर कार्रवाई के अलावा जिस दूसरे सबसे बड़े मुद्दे पर मौलाना और रूढ़िवादी संगठनों को सबसे ज्यादा आपत्ति है, वो है देश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके लागू करने की दिशा में बढ़ रहे कदम लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। यूसीसी का सीधा और सरल अर्थ ये होता है कि देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए शादी, तलाक, संपत्ति के बंटवारे और गोद लेने जैसे पारिवारिक मामले में एक ही सम्मान लागू होगा, चाहे उसका धर्म या मजहब कुछ भी हो। हालांकि इस कानून का विरोध करने वाले संगठनों का तर्क है कि यूसीसी लागू होने से उनके धार्मिक और पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिकारों में सीधा हस्तक्षेप होगा, यानी कि इंटरफेरेंस बढ़ने वाली है। उनका कहना है कि संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है, ये कानून उस पर असर डालेगा, जबकि सरकार और इसके समर्थकों का स्पष्ट मानना है कि एक आधुनिक और प्रगतिशील लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों, लैंगिक समानता के लिए सम्मान कानून का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी हमने देखा है कि कोई भी केस आता है जहां पर दूसरे धर्म की बात आती है, दूसरे समुदाय या दूसरे तबके की बात आती है, तो वहां पर हमेशा मजहबी रंग देकर जो पीड़ित होते हैं उन पर अत्याचार होता है। और समर्थकों का ये भी कहना है कि अगर यूसीसी का आपको विरोधी करना था तो 1900 के वक्त में ही करना चाहिए था, जब कानून में, जब संविधान में इसको जोड़ा जा रहा था। यही नहीं, धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक को उसके कानूनी और सामाजिक अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता। इन्हीं दोनों मुद्दों को केंद्र में रखकर दिल्ली की इस बैठक में सरकार के खिलाफ एक बड़ा माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। यूपी चुनाव पर क्या पड़ेगा असर? इस पूरे घटनाक्रम के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर अब आते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति और आगामी चुनावों पर इसकी पूरी कवायद का क्या असर पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की राजनीति का सीधा असर केंद्र की सत्ता पर भी पड़ता है। राज्य की लगभग 20% आबादी मुस्लिम समुदाय की है, जो कई विधानसभा सीटों पर हार और जीत का सीधा गणित तय करती है। ऐतिहासिक रूप से उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता पारंपरिक रूप से गैर बीजेपी दलों जैसे कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच बढ़ते रहे हैं। लेकिन अगर दिल्ली की इस बैठक में चुनावों के बहिष्कार या किसी एक तरफा राजनीतिक फैसले की घोषणा हो जाती है, तो इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश के पूरे चुनावी ताने बाने पर पड़ सकता है। अगर निष्पक्ष नजरिए से देखा जाए तो चुनावों के बहिष्कार की राजनीति हमेशा दोधारी तलवार की तरह होती है। इतिहास गवाह कि जब भी किसी वर्ग या समुदाय के चुनावों का बहिष्कार किया गया है, तो उससे उस वर्ग की राजनीतिक हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व में कमी ही आई है। अगर कोई बड़ा वर्ग वोट डालने नहीं जाता, तो इसका सीधा फायदा उन राजनीतिक दलों को होता है जिसका कैडर वोट बैंक पूरी तरह से मजबूत और अनुशासित होता है, यानी कि बीजेपी सरकार को सीधे सीधे फायदा हो सकता है। उत्तर प्रदेश की अभी की स्थिति को देखें तो मुख्य विपक्षी दल, विशेषकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इस तरह के किसी भी बहिष्कार के प्रस्ताव को लेकर काफी असहज महसूस कर रही है। उनकी चिंताएं बढ़ गई है। इन दलों को अच्छी तरह पता है कि अगर मुस्लिम मतदाता वोटिंग से दूरी बनाते हैं तो इससे बीजेपी विरोधी वोटों का समीकरण पूरी तरह से बिगड़ जाएगा।
दूसरी तरफ अगर मौलाना का ये मंच किसी एक दल को समर्थन देने की खुलेआम घोषणा करता है तो इससे बहुसंख्यक वोटों के एकजुट होने का भी पूरा खतरा रहता है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ और सिर्फ बहिष्कार की हो रही है, यानी खतरा भी है तो सिर्फ विपक्ष को। यही वजह है कि पर्दे के पीछे से कई बड़े नेता इस बैठक के रुख पर बहुत बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और मौलाना को किसी भी अतिवादी कदम को उठाने से बचने की सलाह दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 24 जुलाई की ये बैठक सिर्फ धर्म गुरुओं की चर्चा नहीं बल्कि यूपी और देश की राजनीति को भी प्रभावित करने की एक बड़ी कोशिश है। लोकतंत्र में असली ताकत सड़कों पर हंगामा करने में नहीं बल्कि संविधान और वोट के जरिए अपनी बात रखने में होती है। एक तरफ सरकार का कहना है कि अवैध कब्जे हटाना, सबके लिए एक कानून बनाना बहुत जरूरी है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों को लगता है कि उनकी अनदेखी हो रही है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या चुनाव का बहिष्कार करना सही रास्ता होगा या फिर वोट देकर अपनी बात कहना ज्यादा समझदारी है। अब देखना होगा कि इस बैठक से क्या निकलता है और आम जनता क्या रुख अपनाती है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।